जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सौरभ सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर कुछ इस एग्जाम टाइम में कुछ ऐसा बता दीजिए जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो मैं इसी की वजह से आप लोगों के सामने पूरी संपूर्ण किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यानी आज इस क्लास को अगर आपने देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको इनको सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पढ़ के जाने हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जाते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप 70 में से 70 की तैयारी करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस को देख के जरूर जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैंने आप इस वीडियो के अंदर ये भी बताया कि एक क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है हमसे, यानी लैंग्वेज चेंज कर करके एग्जामिनर बच्चे से पूछता है और बच्चा हर बार कंफ्यूज हो जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं कि क्वेश्चंस को स्किप कराते हैं क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है कि सर आपने पढ़ाया वो आया नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस को वो लैंग्वेज चेंज करेगा, आपको वो भ्रमित करेगा जिससे आप क्वेश्चन को स्किप करें। वो जो चाहता है आप वही करके आ जाते हो। इसीलिए एक क्वेश्चंस को कितने तरीके से पूछा जाता है उस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को रखे हैं। यानी कि देखिए 17 में किस तरीके से पूछा गया है वही क्वेश्चन, और 20 में उसी क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा फिरा के पूछता है। तो इन सभी बातों को हम यहाँ पे देखेंगे। मैंने सारे चैप्टर्स को यूनिट वाइज में डिफाइन किया है कि किस यूनिट से क्या क्या टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली यूनिट हमारे सामने है जिसका नाम है आप लोगों के सामने स्थिर वैद्युतिकी, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं आप बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये यूनिट जो है इसमें से 8 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 8 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के। ठीक है, अब इसमें से भाई हमारे पाठ्यक्रम क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, तो उसको आप नजर मार लेते हैं। सबसे पहले आप कूलाम का नियम को देख लेंगे। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेंगे। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों को देख के जाएंगे आप लोग एग्जाम में। इसी के साथ एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण वाले को देख के जाएंगे, जिसका रिजल्ट क्या आता था बच्चों? टॉ इक्वल टू पीई साइन थीटा, टॉ इक्वल टू पीई साइन थीटा। इस रिजल्ट वाले को फॉर्मूले को देख के जाएंगे, इसका डेरिवेशन करके जाएंगे। ठीक है, गाउस का नियम करके जाएंगे और उसके एप्लीकेशन करके जाएंगे। ठीक है, कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसके एप्लीकेशंस को देख के जाएंगे। विद्युत विभव को देख के जाएंगे, साथ के साथ विद्युत विभव में क्या देख के जाएंगे? अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। क्या देख के जाएंगे? अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। इसी के साथ समविभीय पृष्ठ को भी देख के जाएंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, उसको भी देख के जाएंगे, काफी बार पूछा गया है। आवेश की स्थित ऊर्जा को देख के जाएंगे, आवेश की स्थित ऊर्जा क्या होती है इसको करके जाएंगे आप लोग। और समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है इसको देखेंगे, इसका प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है, और संधारित्रों का संयोजन को देख के जाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप लोगों को पढ़ के जाना है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। 2014 में और 22 में ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, किसमें बच्चों? अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी सूत्र व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी कि हमें डेरिवेशन पूछा है इसे। और ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपका 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन को देख के जाइए। अब 14 और 22 में इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया है। अब देखिए 16 में इसी क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए, निगमन कीजिए। इस बार व्यंजक नहीं, निगमन कीजिए, तो वही बात है, निगमन व्यंजक एक ही बात है। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन सारे ईयर में क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज से पूछा गया है। इसमें अलग तरीके से पूछा गया है, और 16 में अलग तरीके से पूछा गया है, और 19 में अलग तरीके से पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि गॉस का नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। 17 और 19 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि 15-16 में किस तरीके से पूछा गया था। तो पूछा गया था कि गॉस का नियम का प्रयोग करते हुए एक असीमित अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 15-16 में इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया था। अब देखिए 18 में कैसे पूछा गया था। वैद्युत स्थितिकी में गॉस के नियम का उपयोग करते हुए, इस नियम का उपयोग करते हुए अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन वही पर लैंग्वेज हर बार चेंज। तो इसी तरीके से बच्चे भ्रमित हो जाते हैं और बच्चे अक्सर क्वेश्चन को समझ नहीं पाते और छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो क्वेश्चन को बच्चों आपको समझना पड़ेंगे ये वाले, लैंग्वेज को किस तरीके से घुमाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विद्युत स्थितिकी में गॉस के नियम का उपयोग करते हुए इसकी सहायता से अनंत विस्तार के समतल आवेशित प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। 17 और 20 में पूछा गया है।
17 और 20 में पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो रिजल्ट आता है मैं आपको बता देता हूँ, वो रिजल्ट आता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा अपॉन आर, 2 लैम्डा अपॉन आर। ये हमारा क्या आता है बच्चों, रिजल्ट आता है इसका, और काफी बार पूछा गया है। ठीक है, जो सिलेंड्रिकल टाइप का जो डेरिवेशन होता है उस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की नियम का प्रयोग करते हुए सॉल्व करना है। तो गॉस की नियम का प्रयोग तो होगा ही होगा, शायद सी बात है। तो याद रखिए इन दोनों क्वेश्चन को आपको देख के जाना है एग्जाम में, काफी बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में से कितने नंबर का पूछा जाता है, तो 7 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है बच्चों, 7 नंबर की इसमें से पूछा जाता है। क्या क्या पढ़ना है आपको, तो सबसे पहले ओम का नियम और धारा और अनुगमन वेग में अंतर पढ़ना है आपको। ठीक है, इनमें क्या रिलेशन होता है, और प्रतिरोध की निर्भरता किस पे, ताप पर निर्भरता किस तरीके से क्या क्या वेरिएंट रहते हैं उनको देखना है। ठीक है, और इसी के साथ सेल का विद्युत वाहक बल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। ठीक है, इन 3 टॉपिक्स को देख के जाना है। अब क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। आई मीन जब मैं बोर्ड एग्जामिनेशन देने गया तो तब भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अनुगमन वेग का सत्यापन करना ओम के नियम के आधार पर। ठीक है, तो चलिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, पहले आपको बताना पड़े क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन अनुगमन के सिद्धांत के द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना है आपको। पहले अनुगमन वेग की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद उसको प्रूफ करना है आपको। ठीक है, याद रखिए कई बार पूछा, देखिए 17, 18, 19, 21 कई बार पूछा गया है, और हो सकता है कि 26 में भी ये क्वेश्चन छपे। 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन छपेगा। मोस्टली सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी धारावाही चालक के विभवांतर और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह और अनुगमन वेग दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच संबंध स्थापित कीजिए, 18 में पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद किसी चालक के बीच विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉन को अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए, यानी आपको इनके बीच में रिलेशन। क्वेश्चन भाई लैंग्वेज हर बार चेंज, हर बार कुछ एग्जामिनर इसी तरीके से करता है। ठीक है, चलिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन 14, 18, 19। अभी आप ये देख लीजिए इन सारे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन सेम है लेकिन ऐसी कोई ईयर बची है जिसमें ना आया हो क्वेश्चन, यानी कि मोस्टली सभी साल ये क्वेश्चन आता है। 7 सेट में से एक सेट में क्वेश्चन 100% मिलेगा ये वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद अनुगमन वेग की परिभाषा दीजिए, वही क्वेश्चन है। उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, अनुगमन वेग से क्या समझते हैं, सीधा सीधा पूछा गया है डेफिनेशन। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त किए गए वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। डेफिनेशन पूछी जाती है इसकी। ठीक है, और फॉर्मूला हम यहां से भी निकाल सकते हैं इसका रिलेशन, I = NEA BD। जो BD होता है इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर BD निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, I/NEA। ठीक है, याद रखिएगा। किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से क्या तात्पर्य, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि उत्पत्ति कीजिए भैया, प्रूफ करना है इसे। ठीक है, कई बार पूछा गया है इसको। ठीक है, चलिए, किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, उनकी सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने का P/Q = R/S व्युत्पन्न कीजिए। यानी कि आप लोगों को पता भी है किरचॉफ के नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले किरचॉफ के पहले नियम को धाराओं का नियम भी कहते हैं, यानी ऐसे भी आ सकता है कि किरचॉफ के धाराओं के नियम को समझाइए। और दूसरे नियम को क्या कहते हैं, पांच का नियम भी कहते हैं, वोल्टताओं का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं। तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका है किस तरीके से, और व्हीटस्टोन सेतु को आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो पहले किरचॉफ का नियम लिखना है, उसके बाद व्हीटस्टोन सेतु को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, जितने भी है सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। 7 नंबर में इस तरीके से पूछेंगे, 7 या 5 नंबर में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, व्हीटस्टोन सेतु को परिपथ क्षेत्र खींच के उसकी सहायता से प्रतिरोध निकालिए। प्रतिरोध निकालना है, देखिए ये भी पूछा गया है, 14, 17 में पूछा गया, 17, 18, 21 में इस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन वही लेकिन पूछने का तरीका हर बार अलग। ठीक है, अब तीसरी इकाई को देख लेते हैं, तीसरी यूनिट को, जिसको हम मैग्नेट के नाम से जानते हैं। तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले वायु सावर्त के लॉ को देख लेंगे हम यहाँ पे, एम्पियर के नियम और उसके एप्लीकेशन देख लेंगे यहाँ पे हम, समांतर धारावाही चालकों के बीच में बल ये भी देख लेंगे हम लोग यहाँ पे, जिसका रिजल्ट क्या आता था, F/L = μ/4 पाई 2I1 I2/R, जिसका रिजल्ट ये आता था। काफी बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव और प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और चुंबकीय पदार्थ,
इन सबों के बारे में चर्चा की है। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोहचुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर होता है, ठीक है, क्या अंतर होता है, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है, और पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। एम्पियर का परिपतीय नियम क्या है, सबसे पहले परिपतीय नियम क्या है इसको बताना है। एम्पियर के परिपतीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र का निगमन करना है। क्या करना है, निगमन करना है। कितनी बार पूछा गया है आपको देख लीजिए यहाँ पे 14, 19, 20, 22, 23, 15 में आप कहोगे 15 इसमें नहीं है, लेकिन देखो आ गया, लैंग्वेज चेंज करके दूसरे सेट में डाल दिया इसको, 15 में भी आ गया। तो लेकिन लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है सारे। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा लिया, नहीं ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन बहुत रिसर्च करके कि देखने के बाद 3 साल से पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे, 3 साल से मुझे पता है कि चीजें कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार, और बच्चों को मैं हर बार बताता हूँ, और बच्चों को ऐसा कोई सेट हर बार हर साल क्वेश्चन फंसते हैं, जो मैं बताता हूँ वो एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। चलिए अच्छा, यूनिट 4 विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इसमें क्या रहेगा हमारा पाठ्य वस्तु। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं, सबसे पहले विद्युत चुंबकीय फैराडे के नियम पढ़ने हैं दोनों, जिसको हम पहले नियम को न्यूमैन का नियम कहते हैं और दूसरे को हम लोग फैराडे का नियम लेंज का नियम कहते हैं। हो सकता है कि अगर फैराडे का न्यूमैन के नियम को समझाइए, लेंज के नियम को समझाइए, बट ये होते ओवरऑल किसके हैं, फैराडे के नियम ही है दोनों, याद रखिएगा। लेंज का नियम, अब देखिए यहाँ पे फैराडे का नियम पूछ लिए, लेकिन लेंज का नियम भी है, तो फैराडे के दूसरे नियम को ही लेंज का नियम कहते हैं। प्रेरण गुणांक क्या होता है बच्चों, एलसीआर सर्किट की बात कर रहा है और ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। एलसीआर और ये तो कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, अभी आप आगे देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें से 8 नंबर का पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है, 8 नंबर का पूछा जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, अब बात करते हैं, जो हमारी पहली बुक थी वो हो गई खत्म, अब हमारी सेकंड बुक स्टार्ट होती है, ठीक है, जिसमें से आप लोग पहले जो पेपर देते थे हम 2018 से पहले, तो उसमें 35 नंबर के 2 पेपर होते थे, 35 नंबर का फर्स्ट पेपर और 35 नंबर का सेकंड पेपर। लेकिन अब बोर्ड ने क्या कर दिया कि दोनों को मर्ज कर दिया है, यानी अब 70 नंबर का एक ही पेपर कराते हैं और प्रैक्टिकल आपके 30 नंबर के। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। अब सेकंड बुक में अगर बात करूं तो सेकंड बुक की फर्स्ट यूनिट है, जिसको हम कहते हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिकी है यहाँ पे, ठीक है, किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र की अगर बात करूं यहाँ पे मैं, तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उनको देख लेते हैं। उनको बताने से पहले मैं आपको बता दूं 13 नंबर का पूछा जाता है, यानी सबसे बड़ी यूनिट है हमारी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में से 13 नंबर का पूछा जाता है और यूनिट बड़ी भी है तो इसलिए पूछा भी जाता है। तो टॉपिक्स देख लेते हैं। गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन, जिसको मैंने बताया था n1/b माइनस के n2/b n2 माइनस n1/r, ये रिजल्ट आता था इसका, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन ये, ठीक है, याद रखिएगा, 10th में भी पूछा जाता है। और सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, इनको आपको पढ़ के जाना है और इसके डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है, ठीक है। याद रखिए इसका क्या सिद्धांत होता है, किस तरीके से वर्क करता है, तो सारी चीजों को कौन से लेंस यूज होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, किसी गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र प्रयुक्त चिन्हों का अर्थ बताते हुए लिखिए कि इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए संबंध सिद्ध कीजिए। 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी के लिए दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं तथा उसके पदार्थ के अपवर्तनांक के पदों में एक व्यंजक का निगमन कीजिए। वही क्वेश्चन है, तरीका चेंज, लैंग्वेज हर बार चेंज। यदि कांच के लेंस को ऐसे द्रव में डुबा दिया जाए जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो इसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर लेंस को काट दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन एक, लैंग्वेज हर बार चेंज, ठीक है। अब देख लेते हैं और क्वेश्चन। किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। 14, 16, 17, 20 कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, 18 में फिर पूछा गया है। यदि एक लेंस के दोनों ओर माध्यम एक ही हो, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए अपवर्तनांक और वक्र त्रिज्याओं के पदों में सूत्र की उत्पन्न कीजिए, ठीक है, 18 में पूछा गया है ये वाला। एक लेंस कांच की अपेक्षा अधिक अपवर्तनांक के द्रव में डुबोए जाए तो इसकी फोकस दूरी पर प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगी, बढ़ेगी या परिवर्तित रहेगी, वो आपको बताना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और देख लेते हैं, किसी पारदर्शी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के सूत्र और वक्र त्रिज्याओं के बीच का निगमन करना है। क्या करना है बच्चों, निगमन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा गया, 22 और 23 में कैसे पूछा गया है।
किसी पतले उत्तल लेंस की लेंस मेकर सूत्र का निगमन। भाई कईयों बात डायरेक्ट पूछ लेता लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला और जितने जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है ये सबका मतलब एक ही है, इन सबका मतलब एक ही है। और इसका जो रिजल्ट आता था वो क्या आता था बच्चों, 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस के 1/r2। ये इसका क्या आता था बच्चों, रिजल्ट आता था। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। कई बार पूछा गया, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आया हुआ है ये, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब यूनिट 2 देखते हैं, जिसको नाम है बच्चों तरंग प्रकाश की, जिसको हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। जो ऑप्टिक्स होती है वो दो टाइप से होती है, एक होती है हमारी रे ऑप्टिक्स, जो अभी हमने पढ़ी वो रे ऑप्टिक्स थी। अब उसी का पार्ट है ये बच्चों क्या, वेव ऑप्टिक्स। तो इसको मिलाकर ही 13 नंबर की आती है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, सबसे पहले ये ह्यूजन ये हाइगेंस है यहाँ पे, ठीक है, हाइगेंस। तो हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। एक पूछा जाएगा, या तो परावर्तन पूछा जाएगा या अपवर्तन पूछा जाएगा, लेकिन दोनों में से पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा 100%, ठीक है। लेकिन आपको करके दोनों ही जाने कि कोई सा भी आ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या पूछा जाता है। इसके बाद आपको पढ़ लेना है बच्चों यंग का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ यंग, ये पढ़ लेना है। प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का विवर्तन और व्यतिकरण में पूछा जाता है तो अंतर पूछा जाता है कि प्रकाश के विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको 4 से 5 पॉइंट इनके लिख देने हैं, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या पूछा था। परावर्तन की व्याख्या आ गई, इंपॉर्टेंट है, 16-22 में पूछा गया है। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या 17, 19, 20 लगातार पूछा गया है, ठीक है, 17, 19, 20। हाइगेंस के द्वारा प्रकाश की दी गई तरंग अवधारणा के आधार पर परावर्तन के नियम की सिद्ध कीजिए। देखिए पूछा गया है 20 और 22 में, 26 में पूछा जाएगा 100%, 26 में पूछा जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन करा रहा हूं इनको आप करके जाइए, कोई भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ऐसा आप मुझ पर विश्वास करिए। मैं आपके ट्रस्ट को नहीं तोड़ूंगा, सारे क्वेश्चन बहुत रिसर्च एनालिसिस करके लेके आया हूं, सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया हो, कि कहीं से भी कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने ले आया हूं, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तीसरी यूनिट है बच्चों वो द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, ठीक है। तो यानी कि चैप्टर का नाम है फोटोइलेक्ट्रिक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो यूनिट को देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को पढ़ लेना है इसमें से, जिसका नाम है प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का संबंधित, आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ लेनी है, 3 नंबर में पूछी जाती है, इसलिए पढ़ के जाइएगा। और इसमें से 13 नंबर का पूछा जाएगा, याद रखना, ये यूनिट भी बड़ी है, 13 नंबर का पूछा जाता है। और विकिरणों की द्वैत प्रकृति पूछी जाएगी इसमें से, कि विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है। और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बारे में चर्चा की जाएगी। तो इन टॉपिक्स को आपको देख के जाना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन की समीकरण की स्थापना कीजिए। देखो ध्यान से, आप आंखों से, 14, 16, 17, 18, 19 लगातार आ रहा है, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसलिए करके जाना है आइंस्टीन की इक्वेशन को। क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत की व्याख्या कीजिए। देखिए कैसे पूछा गया, तथा आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को व्युत्पत्ति कीजिए। पहले आपको बताना प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसकी स्थापना करनी है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, आइंस्टीन के वैद्युत समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना की व्याख्या कीजिए तथा प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। क्वेश्चन भाई लैंग्वेज चेंज, हर बार यही चीज हो रही है, तो इसीलिए क्वेश्चन को करके जाना है। आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना की व्याख्या कीजिए और समीकरण की व्युत्पन्न कीजिए, यानी डेरिवेशन करना है। देखिए, और ये वाला देखिए, ये भी 17 में पूछा गया है इसी तरीके से। 17 में प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन आइंस्टीन की समीकरण की व्युत्पन्न की 17, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा का समीकरण कीजिए। देखिए 15, 17, 18 सॉरी 20। और देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, आइंस्टीन का समीकरण 19 में पूछा गया है। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाइएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप मुझ पर विश्वास करिए, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप अपने भाई पर भरोसा कीजिए, आपका भाई आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा, ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट यूनिट 4 को देख लेते हैं, परमाणु तथा नाभिक, एटम और न्यूक्लियर, इनको देख लेते हैं भाई। तो बेसिकली परमाणु 4 नंबर और नाभिक 4 नंबर, यानी टोटल मिक्स कर दिया, ठीक है। तो 8 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है, 8 नंबर का। टॉपिक्स पढ़ने हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को देख लेना है आपको। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार लाइमन बामन इस तरीके से श्रेणियों से क्वेश्चन
पूछा जाता है। समस्थानिक संभारिक क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा को देख लेते हैं, और नाभिकीय विखंडन और संलयन को देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन दोनों को देख लेते हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर आता है नाभिकीय विखंडन और संलयन में क्या अंतर होता है, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन पढ़ के जाइएगा इन्हें। अब उसके बाद बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं इनके। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए, स्पेक्ट्रम रेखाओं की लाइमन बामर पाचन श्रेणियों की व्युत्पन्न की श्रेणी कौन सी स्पेक्ट्रम दृश्य भाग में मिलती है। इंपॉर्टेंट, 15, 17, 18, 21, 23 कितनी बार पूछा गया है, करके जाइएगा, छोड़ मत दीजिएगा क्वेश्चन को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज चेंज करिए। ठीक है, इस तरीके से पूछा है। हो सकता है कि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी ऐड कर दे इसके अंदर। क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है कि पहले कहता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, बामर लाइमन पाचन इन श्रेणियों को आपने संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इस तरीके से पूछ सकता है, तो क्वेश्चन को घुमाता है वो, बस और कुछ भी नहीं करता है जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, 5वीं यूनिट है हमारी, लास्ट यूनिट कहते हैं जिसको, अर्धचालक तथा डायोड। इसमें से बच्चों कितने नंबर का आता है, तो इसमें से भी बच्चों 8 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है, 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ लेना है इसमें से, आंतरिक और बाह्य अर्धचालक कौन से होते हैं, जिसको हम पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, इनको आप समझाइए, पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अर्धचालक क्या होते हैं इसको देख लेंगे यहाँ पे। ऊर्जा बैंड क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है और डायोड क्या होता है। तो ये तो आपके टॉपिक्स हैं, इनको आपको देख के जाना है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ का चित्र खींचिए और इसकी कार्यविधि समझाइए। 17-22 कार्यविधि, वर्किंग पूछी जाती है, प्रिंसिपल पूछा जाता है, इसलिए करके जाइए। डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद पीएन संधि का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ का चित्र खींचिए। निवेशी और निर्गत बोल्टता का तरंग रूप दिखाइए। निर्गत बोल्टता शुद्ध दृष्ट बोल्टता होती है, क्वेश्चन पूछा गया है 16 में। और पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे लाया जाता है, और ये पूछा गया है बच्चों 16, 20, 22। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए हैं। इसी के साथ देखो यही कुछ क्वेश्चन भाई है, पूछने का तरीका चेंज है। पीएन संधि डायोड क्या होता है, परिपथ खींच के पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी का कार्यविधि समझाइए और निवेशी और निर्गत बोल्टताओं के तरंगों के रूप में दर्शाइए। 16 में पूछा गया है, और इसी तरीके से ये पूछा गया है 20 में पूछा गया है। कब पूछा गया है बच्चों, 20 में पूछा गया है। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आके आपके एग्जाम में नहीं आया हो, तो बस आपको इन टॉपिक्स को आपको देख के जाना है। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर इस चैनल की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्या बच्चों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इस क्लास की जो भी वीडियो की अपडेट वगैरह सब आपको वहां पे मिलती रहती है। ठीक है, इसलिए। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग चाहते हो कि इस क्लास के जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए इनके अगर आपको नोट्स चाहिए, तो बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा देता हूं बच्चों को। ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है, बच्चों को जितनी हेल्प कर सकता हूं मैं अपनी साइड से उतनी करने की पूरी कोशिश करता हूं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी प्रेस आइकन दबाइए। ठीक है, प्रेस कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और दोस्तों में शेयर जरूर करा कीजिए। बस यही आपका मोटिवेशनल है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।